आप ये बता दीजिए लास्ट क्लास में क्या पॉइंट किए थे आपने। आज तो इसमें टॉपिक उल्टा डल गया, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड साइंस लिखा दिया है। बिल्कुल बच्चे, हम भी सही हैं, आप सब ठीक हैं तो हम भी ठीक हैं। पोस्ट मौर्य रज्जक हो गया था। पोस्ट मौर्य यानी कुषाण वंश करा दिए थे ना, गुप्त डायनेस्टी बता रहे थे। ठीक है, गुप्त वंश आपको बताए थे। तो गुप्त वंश में कुछ बताए थे, पोस्ट मौर्य तो बता दिए, तो गुप्त डायनेस्टी बता रहे थे। हिस्ट्री की पीडीएफ बच्चे आज फिर मेरे से लिया है उन्होंने, आज कल में अपलोड कर देंगे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मिल जाएगा आपको। बिल्कुल कंप्लीट है, अच्छा मिल डल गया पीडीएफ, बिल्कुल परफेक्ट है बच्चे। समुद्रगुप्त तक हुआ था, ठीक है। दो पार्ट में है, बिल्कुल कंप्लीट है बच्चे। वो जीडी कांस्टेबल का क्लास है, हाँ बच्चे बिल्कुल जीडी कांस्टेबल की क्लास है, बिल्कुल पता है, जीडी कांस्टेबल की का बैच है, मालूम है बच्चे। तो समुद्रगुप्त बता दिए थे। समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, बड़ा बेटा रामगुप्त था, बड़ा ही निकम्मा था, शकों से हार गया, पत्नी ध्रुवस्वामिनी के बदले छूट के घर आया, छोटे भाई चंद्रगुप्त सेकंड को बताया। चंद्रगुप्त बड़ा नाराज हुआ अपने कायर ब्रदर रामगुप्त से, ध्रुवस्वामिनी का भेष बनाकर पालकी में बैठकर शक नरेश के कैंप में गया। शक नरेश बासन को मारकर घर लौट के आया। छोटे भाई ने बड़े भाई रामगुप्त को मारकर भाभी से विवाह कर गद्दी पर बैठा। इस घटना के बारे में जयशंकर प्रसाद की किताब है ध्रुवस्वामिनी, और विशाख दत्त की एक किताब है, विशाख दत्त की एक किताब है देवी चंद्रगुप्तम, दोनों संस्कृत में है, दोनों में इस घटना का जिक्र है। तो यहां तक बताए थे, और अब आपको बताते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड, बच्चों चंद्रगुप्त सेकंड, इसी को विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो 380 से लेकर 415 एडी तक इसने शासन किया था, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है, तो बच्चों इसका मतलब होता है सूर्यपुत्र। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का मतलब सूर्यपुत्र होता है, यानी सन ऑफ सन। और आपको बताएं कि इसको शकारी कहा गया है, शकारी, इसे शकारी कहा गया है। इसका मीनिंग है एनिमी ऑफ शकास, यानी शकों का दुश्मन कहा गया है। शकों का दुश्मन इसको कहा गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विक्रमादित्य भी कहा गया है, शकारी कहा गया है, शिकारी नहीं होगा, शकारी शकों को मारने वाला, शकों का दुश्मन। और बच्चे आपको बताएं कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल को चीनी यात्री फाहियान आया था भारत, बिल्कुल बच्चे प्राची, इसके चंद्रगुप्त सेकंड के समय में फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया था, और उसने फूकुकी नामक किताब लिखा था, फूकुकी, बताएंगे आगे। लेकिन सबसे अहम पॉइंट यहां पर आप देखें, इसके शासनकाल को प्राचीन काल का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। यही वह समय था जिसे स्वर्ण काल कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन काल में किस वंश को स्वर्ण काल कहते हैं, तो गुप्त वंश को स्वर्ण काल कहते हैं। और यह कहा जाए कि गुप्त वंश में किसका शासनकाल गोल्डन पीरियड था, तो चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल। और यह पूछे क्यों स्वर्ण काल कहलाया, तो
तो दो बातें यहां ध्यान रखें, एक तो प्लेंटी ऑफ गोल्ड के कारण है, बच्चों सोने की प्रचुरता के कारण, इस समय इंडिया में सोना ही सोना था। और दूसरा कारण था आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। कला, वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान एवं तकनीकी, बच्चों यह अपनी चरम सीमा पर थी। तो इतना सोना था इंडिया में कि जब कोई व्यापार होता था तो बाहर से सोना सोना आता था इंडिया में, प्लेंटी ऑफ गोल्ड। कला, वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान और तकनीकी अपनी चरमोत्कर्ष पर प्राचीन काल में इसी समय में थी। कला की दृष्टि से अगर आप देखें तो अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गुप्त काल में पूरी हुई थी। चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के भी चलाए, बच्चे सोने का भी सिक्का चलाया था, चांदी के साथ साथ सोने का भी सिक्का चलाया था। चंद्रगुप्त सेकंड ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किया था। घोड़ा छोड़ा, घोड़ा जहां भी जाता इसका किंगडम कहलाता। तो इस तरह से चंद्रगुप्त सेकंड ने सोने के साथ साथ चांदी के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है, चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया है। रूप से रूपक, रूप माने चांदी, सोने के सिक्के को दिनार। बट आप ध्यान रखिएगा, वास्तुकला, कला, साहित्य, इन सब की दृष्टि से गुप्त काल को प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहा गया है। लेकिन कला की दृष्टि से अगर आपसे पूछें तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं। अजंता की गुफाएं, अजंता केव्स, यह औरंगाबाद में है बच्चों। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला है। अजंता की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध गुफाएं, 1st सेंचुरी एडी से लेकर 7वीं शताब्दी 7th सेंचुरी एडी के बीच में बनी, प्रथम शताब्दी ईस्वी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक बनी है। और आपको बता दें कि यह गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बुद्ध की जातक कथाएं हैं बच्चों, जातक कथाएं। इंग्लिश में इसको जाटकास कहा जाता है। बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाओं को चित्रित किया गया है। विश्व प्रसिद्ध गुफा है। जातक कथाओं को, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को दीवारों पर चित्र बना के दिखाया गया है और उसको पेंट भी किया, कलर भी किया है। मूर्ति कला भी है, यहाँ चित्र कला भी है। ये खास बात है। आपको बता दें कि अजंता की गुफाओं के इन चित्रों को भित्ति चित्र कहा गया है। इंग्लिश में इसको फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं, भित्ति चित्र कहा जाता है। अजंता की गुफाओं को भित्ति चित्र कहा गया है, अर्थात दीवारों को कटिंग करते वक्त चित्र बनाया गया हो। सबसे अहम बात आपको बताने जा रहे हैं कि यूनेस्को की लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज आती है, यानी विश्व विरासत सूची आती है, उसमें भारत का प्रथम स्मारक अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा लाल किला, ताजमहल को 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये 4 मॉन्यूमेंट्स याद रखिएगा, अजंता,
केव्स। एलोरा केव को राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। ये दोनों गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है बच्चों। ताजमहल, आगरा रेड फोर्ट, आगरा लाल किला, इन चारों मॉन्यूमेंट्स को 1983 में यूनेस्को के लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज, इसको हिंदी में कहते हैं विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये चारों मॉन्यूमेंट को एक साथ 83 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। एलोरा की गुफाओं में हिंदू धर्म के चित्र ज्यादा हैं, भगवान शिव के चित्र हैं ज्यादा। कुछ एलोरा में बौद्ध भी हैं, कुछ जैन भी हैं। ताजमहल शाहजहां ने बनाया था और आगरा रेड फोर्ट अकबर ने बनाया था। तो कला की दृष्टि से अजंता की गुफाएं गुप्त काल में कंप्लीट हुई थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक वंश के राजा प्रताप रुद्रसेन सेकंड से हुई थी। रुद्रसेन सेकंड मर गया। प्रभावती गुप्त छोटे बच्चे के लिए संरक्षिका के रूप में शासन चलाया। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की मदद किया था। अजंता की अधूरी गुफाओं को कंप्लीट कराया था। तो गुप्त काल में कंप्लीट हुई हैं। लेकिन आपको बताएं कि अजंता की गुफाओं को सातवाहन शासकों ने स्टार्ट किया था। कुछ गुफाएं वाकाटकों ने बनवाई, लेकिन फिनिश चंद्रगुप्त सेकंड के समय में हुआ। तो कला का विचित्र एग्जाम्पल अजंता की गुफा गुप्त काल की देन है बच्चों। वास्तुकला की दृष्टि से अगर आप देखें तो मंदिर बनाने की पहली शैली इंडिया में गुप्त काल में आई, नागर शैली, नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इससे पहले नहीं था बच्चों। वास्तुकला की नागर शैली मंदिर कला की है बच्चे। मंदिर बनाने की पहली कला है ये। और इस कला की मुख्य विशेषता पूछें तो पिरामिड, पिरामिड आकार का शिखर। मंदिर में जो शिखर होता है पिरामिड शेप का होता है। इंग्लिश में कहेंगे पिरामिडल, पिरामिडल शिखर। मंदिर का शिखर पिरामिड आकार का होता है। तो यह कला इंडिया में मंदिर बनाने की कला चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आई। और पहली मंदिर अगर आपसे पूछें तो भितरगांव टेम्पल है बच्चों। भितरगांव टेम्पल ये कानपुर में है। ईंट से बनी पहली मंदिर है भितरगांव मंदिर। इंडिया में ब्रिक्स यानी ईंट की बनी पहली मंदिर है। इसमें वसुदेव कृष्ण की मूर्ति है। वसुदेव कृष्ण तो जानते ही हैं, विष्णु का अवतार वसुदेव कृष्ण का मंदिर है। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने पहली बार इंडिया में मंदिर बनाने की यह शैली लाया। वैसे तो तमाम और मंदिर हैं। झांसी में देवगढ़ा नामक स्थान पर दशावतार मंदिर है। विष्णु के 10 अवतारों का मंदिर दशावतार मंदिर गुप्त काल की है। यक्ष यक्षिणी मंदिर मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में है। नचना कुठारा मंदिर मध्य प्रदेश में भगवान शिव की मंदिर है इसी समय की। मारतंड टेम्पल, मारतंड टेम्पल मध्य प्रदेश में सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है। तो मंदिर बनाने की पहली कला इस समय आई। हिंदुओं के मंदिर इससे पहले नहीं बनते थे। पहली बार हिंदू मंदिर इसी समय में बने हैं। बच्चों अगर आप लिटरेचर की दृष्टि से देखें तो कालिदास इसी समय में थे। कालिदास का नाम तो सभी बच्चे जानते हैं।
और आई थिंक आप सभी जानते हैं इनको भारत का विलियम शेक्सपियर कहा गया है। कालिदास को विलियम शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि विलियम शेक्सपियर की तरह इन्होंने 4 ड्रामा कॉमेडी, यानी सुखांत जो हो उसको कॉमेडी कहते हैं। विलियम शेक्सपियर वो दुखांत लिखते थे। हीरो हीरोइन विलियम शेक्सपियर के ड्रामा में मर जाते थे, लेकिन इंडिया में कॉमेडीज लिखा जाता था, यानी सुखांत। अंत में हीरो हीरोइन मिल जाते थे, बीच में बिछुड़ जाते थे, लास्ट में मिला देते थे। तो कालिदास इसी समय में थे, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। और आपको शायद पता होगा कालिदास मूर्ख थे, उसी डाल को काट रहे थे जिस पे बैठे थे। 5 विद्वान ब्राह्मण एक मूर्ख की खोज में जा रहे थे, क्योंकि उस समय विद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी, उसकी कंडीशन थी कि वह उसी से विवाह करेगी जो उसको शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, अर्थात जो उसको डिस्कशन में पराजित करेगा उसी से वह शादी करेगी। उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान आए, सब हार गए। अंत में 5 विद्वान ब्राह्मणों ने एक योजना बनाई कि इस घमंडी लड़की की शादी, इस घमंडी राजकुमारी की शादी एक मूर्ख से कराओ। चल दिए खोज में। कालिदास को देखा उसी डाल को काट रहा था जिस पे बैठा था, समझ गए इससे बड़ा मूर्ख मिलेगा नहीं। गए, इसको इशारे से उतारा, नीचे आया। ये बोलने में हकलाता भी था, अटकता भी था, अटक अटक के बोलता था। कहा ये सबसे सही रहेगा। कहा हम तुम्हारी शादी इस राज्य की राजकुमारी विद्योत्तमा से करवाएंगे। बड़ा खुश हुआ, लेकिन कहा कि एक शर्त है, बोलना नहीं, चुप रहना, तुम इशारे करना बस। मान गया। विद्वानों ने इसको पंडित जी का भेष बना के, चंदन टीका लगा के, सेफ्रॉन कलर पहना के ले गए, दरबार में पेश किया। कहा ये हमारे पंडित जी हैं, मौन व्रत 1 महीने का धारण किया है, आपके प्रश्नों का उत्तर इशारों में देंगे। विद्योत्तमा मान गई। विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाकर प्रश्न पूछा, इशारा किया। मूर्ख ने समझा, कालिदास ने समझा कि एक आंख फोड़ने का इशारा कर रही है। मूर्ख कालिदास ने 2 उंगलियां उठाई, कहा दोनों आंख फोड़ देंगे। विद्योत्तमा सोचा कि 2 उंगलियां क्यों दिखाई, और ब्राह्मण विद्वान जो उसके पास बैठे थे बगल में, वो भी कंफ्यूज्ड हो गए। आपस में सलाह मशविरा किया तो निष्कर्ष निकाला। तो विद्योत्तमा को एक्सप्लेन करके बताया। कहा कि आपने कहा कि संसार में परम ब्रह्म परमेश्वर एक है, लेकिन हमारे पंडित जी कालिदास कह रहे नहीं, आत्मा परमात्मा मिलके परम ब्रह्म परमेश्वर बने, बिना आत्मा के परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। विद्योत्तमा मान गई। कहा कि ये इशारों में एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रही। विद्योत्तमा ने दूसरा प्रश्न 5 उंगली दिखाकर किया। मूर्ख ने समझा कि थप्पड़ लगाने का इशारा कर रही है। मूर्ख कालिदास ने घूंसा दिखाया। अब पांचों विद्वान सलाह मशविरा करके फिर उसका उत्तर बताया। आपने कहा 5 तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीर। पंडित जी कह रहे हैं पांचों मिलकर शरीर बनी है। विद्योत्तमा बहुत खुश हुई, मान गई, हार मान लिया, शादी कर लिया, साथ साथ रहने लगे। 1 महीने के बाद इनका मौन व्रत टूट गया, इनसे रहा नहीं गया। एक ऊंट को देखा तो भावुक हो गए, मुख से ऊंट शब्द निकल नहीं पाया, अटक गए, उष्ट्र उष्ट्र करने लगे। उतनी देर में ऊंट भी गायब हो गया। विद्योत्तमा तब समझ गई तो महामूर्ख है, गुस्से में आ गई, जबरदस्त इन पर एक लात से प्रहार किया। सामने मां काली की मंदिर में जाके गिरे, और गिरते ही साइड से जीभ कट गई, ब्लड निकला। देवी काली खुश हो गई, इनको वरदान दे दिया। तभी से इनको महाकवि कालिदास कहा गया है। तो सफल पुरुष के पीछे महिला का लात होता है। उसके बाद ये वहां से मंदिर से जब आए तो संस्कृत में टफ टफ संस्कृत बोलने लगे। विद्योत्तमा सोचा ये क्या हो गया। उसके बाद समझौता हो गया, साथ साथ रहने लगे। कालिदास ने पहली वंदना पार्वती की किया है। वागर्था विभ संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। और फिर कई किताब लिख दिया इन्होंने। पहली किताब रघुवंशम, ये इनकी पहली किताब है बच्चों। लेकिन सबसे फेमस अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम। और बच्चे मेघदूतम, ये पोयम कलेक्शन है।
मेघदूतम विक्रमोवर्षीय कुमार संभवम मालविकाग्निमित्रम। तो तमाम पुस्तकें लिख डाली इन्होंने, संस्कृत में सारी। और बच्चे ऋतु संहारम, तो अनेक किताबें इन्होंने लिख डाली। विद्वान कालिदास की इन किताबों की वजह से चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल को शास्त्रीय काल कहा गया है। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं बच्चों। ओके, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कालिदास की वजह से यह काल बेहद फेमस रहा है बच्चों, क्लासिकल एरा कहा गया है। और आपको बताएं कि कालिदास के अलावा इस समय अनेक अन्य विद्वान भी थे, जिनमें आप शायद जानते हैं अमर सिंह एक बड़े विद्वान थे। इन्होंने एक किताब लिखा है अमरकोश। बच्चे अमर सिंह ने अमरकोश नामक इनसाइक्लोपीडिया की किताब लिखा है। संस्कृत में शब्दकोश की किताब है ये, संस्कृत डिक्शनरी है ये। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है। और बच्चे इसी समय वराह मिहिर भी रहते थे। वराह मिहिर, इन्होंने पंच सिद्धांत नामक किताब लिखा है संस्कृत भाषा में। पंच सिद्धांत। और वैसे वराह मिहिर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी थे। इसी समय बच्चों धन्वंतरी भी रहते थे। धन्वंतरी, इनको गॉड ऑफ आयुर्वेद कहा गया है। आयुर्वेद का भगवान कहा गया इनको। इन्हें आयुर्वेद का भगवान कहा गया है। तो धन्वंतरी इसी समय में थे। और इसी समय में और कई विद्वान थे। विष्णु शर्मा का नाम सुना होगा आपने, जिनकी किताबें आप संस्कृत में कई बार पढ़ा है। पंचतंत्र, ये विष्णु शर्मा की किताब है। और विष्णु शर्मा इसी समय थे बच्चों, बड़े बड़े विद्वान थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, और विलक्षण प्रतिभा वाले लोग थे। वैसे तो आर्यभट्ट गुप्त काल में थे, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड के काल के बहुत बाद में आए थे। आर्यभट्ट का जिक्र बड़ा जरूरी है। आर्यभट्ट इस समय नहीं थे बच्चों, ये याद रखिएगा। ये हम स्टार लगा दे रहे हैं, इनके दरबार में नहीं थे। ये आर्यभट्ट बाद में आए थे। और यह प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, फेमस मैथमेटिशियन थे ये, प्रसिद्ध गणितज्ञ, गणित के प्रकांड विद्वान। इन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक किताब लिखा था। सूर्य सिद्धांत, या बच्चों इसको रोमक सिद्धांत भी कहते हैं। इस किताब को रोमक सिद्धांत भी कहते हैं, है तो बड़ी फेमस। और इन्होंने किताब और लिखा था इसके अलावा। किताब का नाम है आर्यभटिया, अपने नाम पर ही लिखा था, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नहीं थे। एक खास बात और ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जीरो की खोज किया था, शून्य। इन्होंने पाई की खोज किया था बच्चों, पाई यानी 2 पाई आर। इन्होंने दशमलव की खोज किया था, दशमलव इन्होंने खोजा था। बड़े पहुंचे हुए प्रकांड विद्वान थे। तो याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट
व्यक्तित्व आर्यभट्ट। पंच सिद्धांत बच्चे इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में पंच सिद्धांत बराहमिहिर ने एस्ट्रोनॉमी में दिया है, खगोल विद्या में 5 सिद्धांत हैं इनके। पंच सिद्धांत खगोल शास्त्र से रिलेटेड है, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना। लेकिन इसी समय आपको बताएं कि फाहियान पहला चीनी यात्री था। फाहियान प्रथम चीनी यात्री, फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर इसी समय इंडिया आया था। प्रथम चीनी यात्री फाहियान इसी समय आए थे। भारत कब आया था अगर ये पूछा जाए तो लगभग 399 में आया और 414 ईस्वी तक लगभग इंडिया में रहा। बौद्ध धर्म की स्टडी के लिए आया था। बट आपको बताएं बच्चों, इन्होंने चीनी भाषा में ये किताब लिखा है, फू कू की। पूछा गया है फू कू की नामक किताब चाइनीज भाषा में लिखा है। तो आर्यभट्ट गुप्त काल में ही थे, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नहीं थे। बिल्कुल बच्चे, पीडीएफ बिल्कुल, आई थिंक आज कुछ लोड हो गया है, शायद अपलोड कर दिए हैं। सारा पीडीएफ मिलेगा, आप चिंता नहीं करना है आपको। पढ़ाई करें जम के, बस पढ़ना पढ़ना और पढ़ना और इसको समझना। जैसे बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, माइंड में इसको वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो को कई बार सुने तो आपको कई सारी चीजें याद हो जाएंगी अपने आप। तो बड़े बड़े विद्वान थे इस समय। आपको बताएं बच्चों कि साइंस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से अगर आप देखें तो चंद्रगुप्त सेकंड ने दिल्ली के मेहरौली में लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। आयरन पिलर, लौह स्तंभ, ये मेहरौली में है और बच्चे मेहरौली दिल्ली में है। तो यह बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लौह स्तंभ किस धातु का है यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। चंद्र शब्द लिखा है, कहते हैं 8 धातुओं का मिक्सचर है। अभी तक इसमें रस्ट नहीं लगा है, यानी इसमें अभी तक रस्ट नहीं लगा है, जंग नहीं लगा है। कहते हैं 8 धातुओं का मिक्सचर है। कौन कौन सी धातु है पता नहीं कर पाए। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह महाभारत कालीन भीम की गदा है, कुछ कहते नहीं महाभारत के समय की कील है, कुछ कहते हैं यह चंद्रगुप्त सेकंड का गरुण स्तंभ था, गरुण पिलर था। जो भी था, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है बच्चों कि चंद्रगुप्त सेकंड ने इसका निर्माण कराया था। आपको बताएं कि चंद्रगुप्त सेकंड सोने और चांदी के कई प्रकार के सिक्के चलाए थे। बिल्कुल बच्चे, स्टोरी की तरह ही आपको इसलिए बताते हैं मनुपाल, इसलिए हम बताते हैं कि याद रहेगा आपको। जैसा मूवी देखकर फुल स्टोरी का पता चल जाता है, बिल्कुल आपको एक स्ट्रक्चर माइंड में बन जाता होगा, क्योंकि स्टोरी टाइप का इशारा हो रहा है और फैक्ट भी बता रहे हैं। तो चंद्रगुप्त सेकंड सोने चांदी के सिक्के चलाए थे कई प्रकार के। जैसे राजा रानी, अपना और अपनी रानी का चित्र छपवाया। धनुर्धर प्रकार के सिक्के चलाए, यानी एक हाथ में धनुष बाण लिए हैं और दूसरी तरफ शेर का पीछा कर रहे हैं, है ना। गरुण स्तंभ टाइप का बनवाया। अश्वमेध यज्ञ करते हुए सिक्के बनवाए, अश्वमेध टाइप का सिक्का। तो बच्चे कई प्रकार के सोने और चांदी के सिक्के चलाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा गया है,
चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया है, आगे बताएंगे। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड के डेथ के बाद गुप्त वंश का पतन स्टार्ट हो गया। इसका बेटा कुमारगुप्त फर्स्ट गद्दी पर आया, 455 ईस्वी तक शासन किया। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा था। बच्चों आपको बताएं कि कुमारगुप्त के शासनकाल में इंडिया पर हूण हमले होने लगे और हूण हमले को इसके बेटे स्कंदगुप्त ने समाप्त किया था। लेकिन स्कंदगुप्त के डेथ के बाद बार बार हूण हमले होने लगे, जिसकी वजह से गुप्त वंश का बड़ी तेजी से पतन हो गया था। तो आपको बताएं कि कुमारगुप्त फर्स्ट चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप सुने तो नालंदा विश्वविद्यालय इसी ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय, अब इसके खंडहर आज भी है बिहार में, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो ये आंसर लगाना है आपको, कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया। और यह बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था बच्चों, ये बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था। बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय। इस समय तो नहीं, लेकिन हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अपनी चरम सीमा पर थी। हजारों की संख्या में बाहर से स्टूडेंट यहां पढ़ने आते थे। लेकिन आपको बताएं कि इस विश्वविद्यालय में 1202 में इस समय बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दिया था। बच्चों बख्तियार खिलजी बिहार का गवर्नर था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। 1202 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था और यह आग 6 महीने तक जलती रही थी, जिसमें लाखों पुस्तकें, 3 लाइब्रेरी थी, लाखों पुस्तकें थी, जलकर राख हो गई थी। और बच्चों यह भी कहा जाता है कि ओरिजिनल वेद नालंदा विश्वविद्यालय में रखे गए थे। अफरा तफरी में ये ओरिजिनल वेद जर्मन स्टूडेंट के हाथ लग गए। जर्मन स्टूडेंट ओरिजिनल वेद को उठा ले गए, यह कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में जल की खाक हो गए। तो यह विश्वविद्यालय कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया, बिहार के नालंदा में है आज के डेट में। फिर से इसको रिवाइव किया गया है। और आपको बताएं यहां पर एक पॉइंट और आप देखें, कुमारगुप्त फर्स्ट के समय में हूणों का भारत पर हमला हुआ। बच्चों देखें, हूण ये कबीले टाइप के थे, ट्राइबल थे बच्चे, ये कबीले टाइप के थे। और यह समूह में जहां पर अटैक करते थे टिड्डे की तरह होते थे, टिड्डा जैसे हमला कर दे। इस तरह से हूण सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर साइड से भारत पर हमले स्टार्ट किए। चीन की दीवार नहीं क्रॉस कर पाते थे, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से भारत पर अटैक करते, लूटपाट करते, मारकाट करते, और फिर ये यहां पर मार काट करके आगजनी करते, महिलाओं को विधवा बना देते और लूटपाट कर यहां से चले जाते थे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इनके बार बार हमलों से गुप्त वंश का डिक्लाइन होने लगा था। लेकिन आपको बताएं कि कुमारगुप्त फर्स्ट का बेटा स्कंदगुप्त ने हूण हमले को नष्ट किया था। कुमारगुप्त फर्स्ट का बेटा स्कंदगुप्त था तो नाम मात्र का ही, लेकिन यह कि कहते हैं कि हूण हमले को इसने समाप्त किया था। उसके शासनकाल में हूणों को कई बार परास्त किया गया था। स्कंदगुप्त ये शासन किया है 455 से लेकर 467 एडी तक। और इसका मेन पॉइंट क्या है? हूण आक्रमण को नष्ट किया।
हूण आक्रमण को नष्ट किया था, डिस्ट्रॉयड। हून्स इन्वेजन। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि किसने हूण हमले को नष्ट किया, तो स्कंदगुप्त ने किया था। हालांकि इसके डेथ के बाद तो बिल्कुल नहीं रोक पाए। तमाम आक्रमण हूणों के हुए, जिसमें फसलों में आग लगा देते, महिलाओं को विधवा बना देते, मार काट करते, लूटपाट करते और फिर हूण भाग जाते। बहुत से हूण इंडिया में आके बस भी गए कुछ क्षेत्रों में। लेकिन आपको बताएं एक बात कि स्कंदगुप्त के बाद कई गुप्त राजा आए। कुमारगुप्त सेकंड आया, उसके बाद भानुगुप्त आया, बुद्धगुप्त आया, ब्रह्मगुप्त आया, लास्ट गुप्त किंग विष्णुगुप्त था बच्चों। तो ये सब नाम मात्र के हैं। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा यहां पर कि भानुगुप्त का थोड़ा सा एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है केवल यही पॉइंट। भानुगुप्त का कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आप देखें बच्चों। 510 ईस्वी में, इस समय भानुगुप्त ने एरण लेख लिखवाया था। एरण लेख पत्थर का है ये, और यह मध्य प्रदेश में। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इस पर पहली बार सती प्रथा का जिक्र है। पहली बार सती प्रथा का जिक्र है इस पर। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले सती प्रथा का कहीं पर जिक्र नहीं है, और यह क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मेंशन्ड सती प्रैक्टिस। फर्स्ट टाइम सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त के एरण एडिक्ट पर मिला है। इससे पहले कहीं पर भी सती प्रथा का जिक्र नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी तो सती सिस्टम पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में बैन लगा दिया था, नियम 17 बनाया था। लेकिन पहली बार सती प्रथा का यहां जिक्र है। और इस तरह से अगर आपसे पूछे लास्ट सुल्तान इस वंश का, तो विष्णुगुप्त को लगाइएगा। विष्णुगुप्ता गुप्त वंश का यह अंतिम सुल्तान, अंतिम किंग था। तो इस तरह गुप्त वंश के पतन का कारण हूणों का आक्रमण, दूसरा कारण सामंती प्रथा यानी फ्यूडलिज्म, सामंती सिस्टम अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। लेकिन पहला कारण यही है, हूण के आक्रमण की वजह से गुप्त वंश का पतन बड़ी तेजी से हुआ था। बच्चों, यहां पर एक पॉइंट और बताते हैं। गुप्त शासक भागवत धर्म को मानते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त शासक किस धर्म को मानते थे, तो याद रखें गुप्त शासक भागवत धर्म के अनुयायी थे। इसे ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं। भागवत रिलीजन। गुप्त शासकों का धर्म भागवत धर्म था या ब्राह्मण रिलीजन था। लेकिन गुप्त शासक सेकुलर थे। आपने देखा किस तरह से अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया है ना। भानुगुप्त बच्चे कुमारगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी बेटा था। भानुगुप्त गुप्त वंश में 510 में यह शासन कर रहा था। भानुगुप्त का सेनापति एक युद्ध के दरमियान मारा गया। भानुगुप्त के सेनापति की पत्नी ने अपने डेड हस्बैंड के साथ सती कर लिया था। इस चीज को पहली बार लिखा गया है। कहां पर लिखा गया बच्चों, किस स्थान पर है? एरण एडिक्ट पर है।
ये हॉर्स भी कहते थे, रज्जक रज्जक बच्चे हॉर्स भी कहते थे, मतलब घोड़ा भी खाते थे। अच्छा हाँ, बिल्कुल खाते थे। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि दिया जाता था और फिर घोड़े के मांस को बड़े चाव से खाया जाता था। दूसरी बात एक और ध्यान रखिए, दिनार। बच्चों दिनार गुप्त काल में सोने के सिक्के को कहा गया है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा गया है। और बच्चों रूपक, रूपक सिल्वर कॉइन्स था। तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहते हैं और रूपक चांदी की मुद्रा थी। आपको बताएं कि गरुड़ इनका राष्ट्रीय प्रतीक था। विष्णु का वाहन गरुड़ पक्षी इनका राष्ट्रीय प्रतीक था। तो इस तरह से गुप्त काल बेहद इंपॉर्टेंट था। ये इसमें से एक आध दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। लेकिन गुप्त शासकों के पतन के बाद प्राचीन काल में लास्ट डायनेस्टी पुष्यभूति डायनेस्टी आई थी। बच्चों पुष्यभूति वंश यह अंतिम डायनेस्टी था और यह डायनेस्टी 500 ईस्वी के आसपास आई थी और 647 ईस्वी तक यह डायनेस्टी थी बच्चों। इसको एक नाम और दिए हैं, वर्धन वंश। वर्धन वंश भी कहा जाता है। इसके संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए, हालांकि इसकी कैपिटल पूछें, राजधानी क्या थी, तो थानेसर, हरियाणा में थानेसर यह कैपिटल थी। हरियाणा में थानेसर को कैपिटल इस वंश के शासकों ने बनाया, लेकिन पहला किंग इसको पुष्यभूति ही मानते हैं। तो यह एक काल्पनिक राजा माना गया है, अर्थात यह काल्पनिक किंग के रूप में इसको स्थापित किया है। लेकिन इसके बाद जो आए हैं आदित्यवर्धन, नरवर्धन, थोड़ा सा उल्टा हो गया, दूसरे पर नरवर्धन होगा, तीसरे पर आदित्यवर्धन, चौथे पर बच्चों राज्यवर्धन फर्स्ट, इसके बाद प्रभाकर वर्धन, पांच सौ 80 से लेकर 605 ईस्वी तक प्रभाकर वर्धन ने शासन किया था और यह इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक था बच्चों ये, यानी रियल फाउंडर इसको मानते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्धन वंश का रियल फाउंडर कौन था, तो प्रभाकर वर्धन लगाइएगा। इसके पहले के जो हैं वह कन्नौज के मौखरी शासकों के अधीनस्थ राजा थे। आई थिंक आप सभी लोग समझ रहे हैं बातों को। बच्चे वर्धन वंश यह कन्नौज के मौखरी वंश के अंडर में शासन करते थे। गुप्त वंश के पतन के बाद थानेसर हरियाणा में वर्धन वंश के शासकों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है।
पहला नोन किंग पुष्यभूति को माना गया है, लेकिन वह काल्पनिक कैरेक्टर बताया जाता है। इसमें प्रभाकर वर्धन यह रियल फाउंडर था। प्रभाकर वर्धन ने बच्चे अपनी पुत्री की शादी, राज्यश्री की शादी कन्नौज के मौखरी वंश के राजा गृहवर्मन के साथ कर दिया। गृहवर्मन ने प्रभाकर वर्धन को स्वतंत्र कर दिया था। तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में तो आप देखिए प्रभाकर वर्धन मेन किंग था। आपको बताएं प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी। बड़ा बेटा राज्यवर्धन था, इसको राज्यवर्धन सेकेंड भी कह सकते हैं। पिता के डेथ के बाद राज्यवर्धन ये गद्दी पर बैठा। मात्र 1 साल तक इसने शासन कर पाया। प्रभाकर वर्धन की दूसरी संतान हर्षवर्धन था। दूसरी संतान हर्षवर्धन 606 से 647 एडी तक था। और बच्चे आपको बताएं तीसरी संतान राज्यश्री थी, यानी पुत्री का नाम राज्यश्री, और ये थी वाइफ ऑफ गृहवर्मन। गृहवर्मन की पत्नी। बच्चों गृहवर्मन कन्नौज का राजा था। कन्नौज तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में। कन्नौज का राजा गृहवर्मन यह मौखरी वंश का राजा था। यह मौखरी वंश का किंग था। तो ध्यान दें प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राज्यश्री। बड़ा बेटा राज्यवर्धन, दूसरा बेटा हर्षवर्धन, बेटी का नाम राज्यश्री। प्रभाकर की डेथ के बाद बड़ा बेटा राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा, लेकिन बंगाल के किंग, बंगाल के एक शासक शशांक ने, मालवा का एक किंग देवभूति गुप्त ने, मालवा के देवभूति गुप्त ने, बंगाल के शशांक ने राज्यवर्धन पर अटैक किया। देवभूति गुप्त ने कन्नौज के गृहवर्मन पर अटैक किया। शशांक बंगाल का किंग था, देवभूति गुप्त मालवा का किंग था। देवभूति गुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण किया, गृहवर्मन को मार दिया। शशांक ने थानेश्वर पर अटैक किया, राज्यवर्धन से हार गया, लेकिन दोस्ती के लिए राज्यवर्धन को अपने कैंप में बुलाकर राज्यवर्धन की हत्या शशांक ने कर दिया। उस समय हर्षवर्धन शिकार पर गया था। जैसे इन घटनाओं को सुना लौट पड़ा, अपनी बहन राज्यश्री को विंध्यन पहाड़ों से बचाया। विंध्याचल पहाड़ों में राज्यश्री चिता बनाकर सती होने जा रही थी। तो राज्यवर्धन की हत्या बंगाल के शशांक ने कर दिया धोखे से। गृहवर्मन की हत्या देवभूति ने कर दिया। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री को सुसाइड होने से बचाया। और बच्चे इसके बाद हुआ क्या? हर्षवर्धन ने बंगाल के शशांक पर अटैक किया, शशांक को भी मार दिया, और देवभूति गुप्त जो मालवा का था उसको भी मारकर अपने भाई बहनोई की डेथ का बदला लिया। तो बंगाल का किंग शशांक ये वही किंग था बच्चों जिसने गया में बोधि वृक्ष को कटवाया था। उस वृक्ष के नीचे बुद्ध को कैवल्य मिला था, उस वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया था। तो शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया जिसके नीचे बुद्ध को कैवल्य मिला था। शशांक ब्राह्मण था, बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया, राज्यवर्धन को धोखे से मारा। मालवा के देवभूति गुप्त ने गृहवर्मन को हराकर मार दिया। हर्षवर्धन शिकार करने गया था, सुना लौट पड़ा, अपनी बहन राजश्री को बचाया, और फिर हर्ष ने शशांक देवभूति गुप्त को मारकर
हत्या का बदला लिया और देन बच्चों हर्षवर्धन गद्दी पर आया। (606 से 647 तक हर्षवर्धन ये सत्ता में आया। 606 से 647 एडी तक। आपको बताएं कि हर्ष ने कन्नौज को कैपिटल बनाया। हर्ष ने उत्तर प्रदेश में कन्नौज को राजधानी बनाया। क्यों जानते हैं? राजश्री ने शासन नहीं किया, राजश्री की कोई संतान भी नहीं थी। राजश्री ने कन्नौज अपने ब्रदर हर्ष को दे दिया और हर्ष के महल में रहने लगी। हर्ष ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को कैपिटल बनाया। और देन इसका एक दोस्त था कामरूप का किंग भास्कर वर्मन। कामरूप का नया नाम असम है बच्चे। वहां का राजा भास्कर वर्मन के साथ मिलकर बंगाल के किंग शशांक को, मालवा के किंग देवभूति गुप्त को हराकर भाई और बहनोई की डेथ का बदला लिया था। बच्चों समझ में आ रहा है ना? जॉर्ज सिक्स्थ, जब इंडिया बच्चों फ्री हुआ था, रज्जक, जब भारत फ्री हुआ तो उस समय जॉर्ज सिक्स्थ इंडिया में राजा था। ठीक है रज्जक? जॉर्ज फिफ्थ इंडिया में आया था। इंडिया में जॉर्ज फिफ्थ आया था 1911 में, जिसके सम्मान में दिल्ली दरबार हुआ था। लेकिन जब भारत फ्री हुआ था उस समय जॉर्ज सिक्स्थ इंग्लैंड का राजा था और सीआर इटली, क्लेमेंट आर इटली ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। इंडिया में उस समय लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय था। तो जॉर्ज सिक्स्थ 1947 में जब इंडिया फ्री हुआ तो इंग्लैंड का राजा था। तो हर्षवर्धन एक दानी और विद्वान किंग था। ये बड़ा विद्वान था। हर्ष ने कई किताब लिखा है बच्चों। हर्ष की किताबों के नाम देखें, नागनंदा, ये किताबें इसने संस्कृत में लिखा है। रत्नावली, और बच्चे प्रियदर्शिका, बड़ी फेमस किताबें हैं। तो हर्ष स्वयं एक विद्वान था। इन सभी किताबों को इसने संस्कृत भाषा में लिखा है। इसके दरबार में आपने सुना होगा बाण भट्ट नाम का विद्वान रहता था। बाण भट्ट, बाण भट्ट के बारे में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। किसके दरबार में थे? बाण भट्ट हर्ष के दरबार में थे। इन्होंने कादंबरी लिखा है और एक फेमस किताब इन्होंने हर्षचरितम लिखा है। बच्चों हर्षचरितम, कादंबरी, ये दोनों किताबें संस्कृत भाषा में बाण भट्ट ने लिखा है। कभी हर्षवर्धन को न लगा देना, हर्षचरितम बाण भट्ट ने लिखा है। हर्षवर्धन प्राचीन काल का एक विद्वान किंग था। प्रति 5 वर्ष बाद प्रयाग में आता था। प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग में आता था। गंगा यमुना के संगम पर अपने 5 वर्ष की इनकम, पर्सनल इनकम को संगम पर दान दिया करता था। प्रति 5 वर्ष बाद पर्सनल इनकम को संगम आकर दान दिया करता था। शायद इसीलिए प्रयाग में कुंभ का मेला स्टार्ट हो गया। और आपको बताएं, हर्ष ने प्रयाग महासम्मेलन का आयोजन किया था 635 एडी में। ग्रेट काउंसिल ऑफ प्रयाग, बच्चों प्रयाग महासम्मेलन, प्रयाग महासम्मेलन ग्रेट काउंसिल ऑफ प्रयाग हर्ष ने इस समय आयोजित किया था।
इस सम्मेलन में चीनी यात्री वेन शांग भी उपस्थित था। वेन शांग दूसरा चीनी यात्री था बच्चों। वेन शांग दूसरा चीनी यात्री था। 629 एडी में आया था और 644 एडी तक इंडिया में 15 साल बिताया था। इस ग्रेट काउंसिल प्रयाग में वेन शांग दूसरा चीनी यात्री यह उपस्थित था। इसने सुयुकी नामक किताब लिखा है। सुयुकी नामक किताब इसने चाइनीज लैंग्वेज में लिखा था। तो चीन का दूसरा चीनी यात्री वेन शांग हर्ष के दरबार में इंडिया आया। 5 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में वेन शांग ने स्टडी किया था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल शीलभद्र थे। तो 5 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया। शीलभद्र प्रिंसिपल थे, उनके पैरों में बैठकर अध्ययन किया। और 5 वर्ष, अगले 5 वर्ष ये नालंदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे बच्चों। फर्स्ट 5 ईयर स्टडी किया नालंदा में, सेकेंड 5 ईयर नालंदा में प्रोफेसर वेन शांग रहा। अगले 5 वर्ष वेन शांग ने भारत में यात्राएं किया, धार्मिक यात्राएं किया, ट्रेवल किया। राही समझकर इसकी कई बार चोरी कर लिया गया, राहजनी कर लिया गया था। ऐसा विदेशी यात्री जिसको इंडिया में कई बार लूट लिया गया था। ये यात्रा करते करते तमिलनाडु के कांचीपुरम तक चला गया था। कांचीपुरम में पल्लव किंग नरसिंह वर्मन था उस समय। पल्लव किंग की कैपिटल कांचीपुरम तक यात्रा करते करते ये गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बड़ी तारीफ किया है। हर्ष के बारे में बड़ी तारीफ किया है। बच्चों, हर्ष पहले शिव भक्त था, लेकिन वेन शांग के प्रभाव में आकर बुद्धिस्ट बन गया था। तो याद रखिएगा। और वेन शांग 644 में वापस गया था। आपको बताएं कि वेन शांग के सम्मान में 643 एडी में कन्नौज में सम्मेलन बुलाया था। कन्नौज सम्मेलन बच्चों, कन्नौज काउंसिल बुलाया, जिसमें ब्राह्मण, जैन, बौद्ध तीनों धर्म के विद्वान इकट्ठा हुए थे। ब्राह्मण विद्वानों ने बौद्ध विद्वानों के कैंप में आग लगवा दिया था। क्यों? ईर्ष्यावश। कन्नौज सम्मेलन में वेन शांग का सम्मान किया जाना था। कन्नौज सम्मेलन में वेन शांग का सम्मान किया जाना था, इसलिए याद रखिएगा कन्नौज सम्मेलन इसके सम्मान में बुलाया गया। ब्राह्मण विद्वान ईर्ष्या करने लगे, इसलिए बौद्ध विद्वानों के कैंप में आग लगवा दिया। हर्ष ने इंक्वायरी करवाया, दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाया था। हर्षवर्धन बच्चों 618 में 618 में 618 में हर्षवर्धन चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड से हार गया था। हर्षवर्धन नर्मदा नदी क्रॉस किया। हर्ष नर्मदा को क्रॉस करने के बाद इस समय चालुक्य किंग अर्थात चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पे हराया था। नर्मदा नदी के तट पर हराया। चालुक्य किंग यह बादामी का था। बादामी या फिर इसको वातापी कहते हैं। आज की डेट में कर्नाटका में। तो चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को हराया, क्योंकि हर्ष ने अपना बॉर्डर क्रॉस कर पुलकेशिन सेकंड की सीमा में पहुंच गया, बुरी तरह से हराया। और आपको बताएं, इस चिंता में हर्ष कोई और लड़ाई नहीं लड़ा था। बाद में 647 में हर्ष का देहांत हो गया। हर्ष की 3 संतानें थीं, 2 बच्चे युद्ध में ही मारे गए थे। बेटी
गुज्जर प्रतिहार किंगडम में शासित शादी कर दिया था। तो 647 में हर्ष का देहांत हो गया था। हर्ष का देहांत हो गया। हर्ष के डेथ के बाद कन्नौज को लेकर इसे लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हो गया था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार ये गुजरात से आए थे और बच्चे राष्ट्रकूट ये महाराष्ट्र से आए थे कन्नौज पर अटैक करने के लिए। और आपको बताएं पाल ये बंगाल से आए थे। तो इन तीनों के बीच में कन्नौज को लेकर 200 साल कहीं कहीं 100 साल दिया है कि 100 साल तक इनके मध्य में त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल शासकों के मध्य में हर्ष के डेथ के बाद कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 100 साल तक लड़ा गया था। तो बच्चों इस तरह से यह कंप्लीट हो गया है। हर्ष ने गुप्त शासकों वाले सिक्के चांदी के सिक्के रूपक को चलाया था। चांदी वाला सिक्का हर्ष ने चलाया था बच्चे, रूपक जो चल रहा था। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास सेशन यहीं पर वाइंड करते हैं बच्चे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको सभी को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। और इसको एक आध बार और देखोगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार नहीं 2-2 बार अगर आप वीडियो देख लो तो एकदम रट जाएगा आपको, इतिहासमय हो जाओगे आप। इतिहास आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप इसके पीछे पड़ के इसको उड़ा दो बच्चे, रट डालो। ठीक है, तो कोई डाउट है, पूछना है कोई क्वेश्चन कहीं पर तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल मिलेगा बच्चे, हेमा राय बिल्कुल मिलेगा। पीडीएफ दे देना। कुमार गुप्त के बारे में कोई खास नहीं है जो बता दिए, बस वही एक नालंदा विश्वविद्यालय वाला पॉइंट उसका बनता है और हूणों के आक्रमण वाला पॉइंट। कुमार गुप्त फर्स्ट के समय में हूणों का हमला हुआ था बच्चे, और उस हूण हमले को उसके पुत्र स्कंद गुप्त ने नष्ट किया था। कुमार गुप्त फर्स्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था बच्चों। नालंदा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के समय में अपनी चरम सीमा पर था, जिसमें 5 वर्ष तक वेनशांग स्टडी किया था, 5 वर्ष प्रोफेसर रहा। बच्चे ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय थे, ये लोग क्षत्रिय थे। और ये लोग क्षत्रिय जब बलि देते थे तो उस समय कहा जाता है कि मांस को खाते थे। अब ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण तो नहीं खाते थे बच्चे, ब्राह्मणों के लिए नहीं था ये। सबसे पहले महेंद्र, सबसे पहला सिक्का इंडिया में इंडियन पंच मार्क्ड कॉइन से बच्चे, भारतीय आहत मुद्राएं पहला सिक्का है इंडिया में, ये वाला पंच मार्क्ड इंडियन पंच मार्क्ड कॉइन्स, भारतीय आहत मुद्राएं। यह सिल्वर का था, चांदी का था ये। यह 5th सेंचुरी बीसी में या कहीं कहीं 6th सेंचुरी बीसी में दिया है, यानी 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था। किस राजा ने चलाया अननोन है बच्चे, ये किंग का नाम नहीं पता है, बट इसको पहला सिक्का मानते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट।